हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कपिल चौधरी। आज हम ओसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ओसिफिकेशन जनरली होता क्या है और कैसे होता है, वो हमें जानना है। ओसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें बोन की फॉर्मेशन होती है। बोन फॉर्मेशन यानी बोन फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ओस्टियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ओस्टियोजेनेसिस जनरली जो बोन फॉर्मेशन होता है वो 4 प्रिंसिपल बेस्ड होता है, और ये 4 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू एज हो सकते हैं या ह्यूमन बॉडी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले 4 प्रिंसिपल्स को डिनोट करते हैं। फोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन in embryo and fetus. And second principle is the formation of bone in infancy to adult. And third principle is the remodeling of bone. And fourth principle is the repairment of fracture of bone. जैसे हमने ये 4 प्रिंसिपल देखे हैं, इससे आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ द बोन जो होती है जनरली आपके एम्ब्रियो से और फिटस से स्टार्ट होती है और फिर आपके इन्फेंसी टू एडल्ट के रूप में जाती है। फिर आपके रिमॉडलिंग का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन बाय द न्यू बोन। एंड रिपेयरमेंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन यानी आपके फ्रैक्चर होने पर बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्हीं चारों स्टेज में आपको ओसिफिकेशन को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेशन ऑफ बोन इन एम्ब्रियो एंड फीटस देखेंगे। हम जानते हैं कि एम्ब्रियो एंड फीटस के अंदर जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो जनरली 6 वीक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर ये स्टार्ट हो जाता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो जनरली आपको 2 तरीके से ये बोन का ओसिफिकेशन करता है। जैसे हम देख सकते हैं, एक तो होता है इंट्रामेम्ब्रेनस एंड दूसरा होता है एंडोकॉन्ड्रल। यानी ये जो ओसिफिकेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल। इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? जनरली आपकी फीटस की या एम्ब्रियो की जो फ्लैट बोन्स होती हैं उसका ओसिफिकेशन इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के रूप में होता है, और जनरली आपकी लॉन्ग बोन्स का जो ओसिफिकेशन होता है वो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होता है। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जनरली इंट्रामेम्ब्रेनस जो ओसिफिकेशन होता है वो मेसेंकाइमल टिश्यू के अंदर होता है या मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मेसेंकाइमल टिश्यू के अंदर होता है, जबकि एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन जो होता है वो जनरली जो मेसेंकाइमल टिश्यू है वो हाइलेन कार्टिलेज टिश्यू का जब फॉर्मेशन करता है तो उसके अंदर उसका ओसिफिकेशन होता है। यानी इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन का डायरेक्टली मेसेंकाइमल टिश्यू के अंदर
ओसिफिकेशन या बोन फॉर्मेशन होता है, जबकि एंडोकॉन्ड्रल में सबसे पहले मेसेनकाइमल टिश्यू क्या करेगा, हाइलिन कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है और उसी के अंदर बोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम सबसे पहले इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन देखेंगे। इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन को समझने से पहले आपको अलग अलग स्टेज में इसको जानना होगा। जैसे अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि जब ये 6 वीक से स्टार्ट होता है तो जनरली आपके मेसेनकाइमल टिश्यू का ही फॉर्मेशन होता है, मेसेनकाइमल सेल ही प्रोड्यूस होती हैं। ये मेसेनकाइमल सेल्स के पास कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और वो कुछ चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं अभी राइट डाउन करता हूं, जैसे ओसिफिकेशन सेंटर का बनना, ओसिफिकेशन सेंटर फॉर्मेशन, ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है। इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के अंदर ओसिफिकेशन सेंटर का फॉर्मेशन होना ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई केमिकल मैसेंजर्स आता है बॉडी के अंदर तो मेसेनकाइमल टिश्यू के अंदर मेसेनकाइमल सेल्स पाई जाती हैं। वो मेसेनकाइमल सेल्स क्या करती हैं, केमिकल मैसेंजर को रिसीव करके और क्लस्टर के रूप में क्या होती हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। ये सेल्स होती हैं क्लस्टर के रूप में इकट्ठा होती हैं। जब ये क्लस्टर के रूप में इकट्ठा होती हैं तो डिफरेंशिएट भी करेगी और जब ये डिफरेंशिएट करती हैं तो ओस्टियोजेनिक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और ओस्टियोजेनिक सेल्स से ये ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और जब ये ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हमें पता ही है कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो जनरली क्या करता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे केमिकल मैसेंजर आपके मेसेनकाइमल टिश्यू के अंदर मेसेनकाइमल सेल्स के पास पहुंचता है तो वो क्लस्टर के रूप में इकट्ठा होती है और जहां पर वो क्लस्टर रूप में इकट्ठा होती है उसी को हम बोलते हैं सेंटर, यानी वो आपके उसी बोन के ओसिफिकेशन का सेंटर कहलाता है। इस तरीके से बोन के ओसिफिकेशन के सेंटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड हम स्टेप देखेंगे कैल्सिफिकेशन। हमें पता है कि जैसे ही अपना क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ था सेल्स का और ओस्टियोब्लास्ट में सेल्स कन्वर्ट हो गई थी, अब ईसीएम जो स्टार्ट हुआ था वो ईसीएम हम यहाँ पर बंद हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो लगातार क्या करती है, कैल्शियम और मिनरल्स का डिपोजिशन करती है। कैल्शियम एंड मिनरल्स का क्या करती है, डिपोजिशन करती है। तो ये कैल्शियम और मिनरल्स का लगातार क्या करती है, डिपोजिशन करती है, जिसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो थोड़ा हार्डन हो जाता है, यानी उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाएगी और हम बोल सकते हैं टिश्यू क्या हो चुका है, कैल्सिफाइड होता है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में जाने तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होना और मिनरल्स का डिपोजिशन होना क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन। ये इसकी सेकेंड स्टेज थी इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन की। कैल्सिफिकेशन हो रहा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, तो इसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिकुलर। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिकुलर, ट्रेबिकुलर जनरली क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू बैंड के रूप में कुछ कैविटीज का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये हनीकॉम्ब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो जो स्ट्रक्चर होती है वो जाकर एक स्पंजी बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब स्पंजी बोन टिश्यू का फॉर्मेशन तब होता है जब बहुत सारी ट्रेबिकुलाई कंडेंस होती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, तो वो स्पंजी बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपनी थर्ड स्टेप होती है किसके अंदर, इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के अंदर। लास्ट स्टेप में क्या आती है, जनरली पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम का फॉर्मेशन होता है। पेरिओस्टियम का फॉर्मेशन किस रूप में होगा, जैसे अपना स्पंजी बोन टिश्यू बन जाता है
तो स्पंजिबोन टिश्यू के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं और बहुत सारी ब्लड वेसल्स जहां पर कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। और जब वो डिफरेंशिएट करता है तो वहां पर रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। और उसी रेड बोन मैरो के फॉर्मेशन के बाद में जो अपना स्पंजिबोन टिश्यू होता है उसकी एक लेयर कंडेंस होके, जो मेसेनकाइमल लेयर जो होती है वो कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होके वो कॉम्पैक्ट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है? कॉम्पैक्ट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। उसी कॉम्पैक्ट टिश्यू को कवर करते हुए एक लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम लेयर। ये जो पेरिओस्टियम लेयर होती है ये जनरली आपको कवर करती है किसको? कॉम्पैक्ट टिश्यू को। और कॉम्पैक्ट टिश्यू के सेंटर में क्या कहलाता है? आपका स्पंजिबोन टिश्यू होता है। इस तरीके से बहुत सारी फ्लैट बोन्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली फ्लैट बोन्स जो होती है वो आपके स्कल्स में होती है। आप बोल सकते हैं कि जो क्लेविकुलर बोन्स जो है आपके उसका मिड पोर्शन जो होता है वो भी आपका इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के द्वारा होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जनरली ये एम्ब्रियो और फीटस के अंदर जब फॉर्मेशन होता है तो ये सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में होता है, सॉफ्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब सॉफ्ट बोन होती है और जनरली ये सॉफ्ट बोन क्या करती हैं, किसी भी फीटस और एम्ब्रियो को बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकलने के लिए हेल्पफुल होती हैं। इसलिए फीटस और एम्ब्रियो के अंदर जो ओसिफिकेशन होता है वो कौन सा होता है? इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। और वो जनरली 6th वीक पर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में जो ये बोन्स होती हैं जो अभी सॉफ्ट के रूप में थी लेकिन ये आगे जाके हार्डनेस भी होती हैं जो एडल्ट तक चलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है ओसिफिकेशन, जिसमें हमने क्या देखा था? इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन।